हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो इसके हमने 12 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 13th पार्ट करेंगे। 13वां पार्ट आज हम करने वाले हैं। 13वें पार्ट में आज हम देखने वाले हैं टॉपिक बाइंडर्स के बारे में। ठीक है, तो हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हाईवे इंजीनियरिंग में कौन कौन से बाइंडर्स यूज होते हैं, ठीक है, बाइंडर्स क्या होता है वो भी हम देखेंगे, कौन कौन से बाइंडर्स यूज होते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बाइंडर की बात करें तो बाइंडर होता है जो भी हम हाईवे तैयार कर रहे हैं उसमें जो बाइंडिंग का काम करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। ठीक है, बाइंडिंग मतलब जोड़ने का काम करता है, उसे हम बाइंडर बोलते हैं। ठीक है, जोड़ने का काम करता है उसे हम बाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेंगे, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन कौन से बाइंडर यूज होते हैं। ठीक है, और क्या चीज हम इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं बाइंडर क्या होता है। एक मटेरियल होता है, ठीक है, इज यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन फॉर बाइंडिंग टुगेदर। ठीक है, बाइंडिंग, ठीक है, क्या करता है, ये बाइंडिंग करता है टुगेदर द रोड एग्रीगेट्स। ठीक है, जो भी रोड में एग्रीगेट हम यूज करते हैं उनको बाइंड करता है। ठीक है, और बाइंड करने से हमें क्या मिल जाता है, प्रोवाइडिंग द स्मूथ एंड इम्परमिएबल सरफेस। स्मूथ सरफेस मिल जाती है और इम्परमिएबल सरफेस मिल जाती है। स्मूथ सरफेस का मतलब हो गया हमें एक स्मूथ सरफेस मिल जाती है जिसमें व्हीकल जो है वो इजिली कर सकते हैं। इम्परमिएबल सरफेस का मतलब होता है कोई भी जो मतलब इस पे बारिश वगैरह पड़ेगी तो वो उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, उसमें पानी अंदर नहीं जाएगा। ये सिंपली यहाँ से बह के साइड में पानी चले जाएगा। ठीक है, और बोलिए ये सारा हम काम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक। ठीक है, व्हीकल की ट्रैफिक को मूवमेंट करवाने के लिए उसे हम बोलते हैं बाइंडर्स। ठीक है, तो काफी सारे बाइंडर्स हमारे पास रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, जैसे कि सीमेंट बाइंडर आ गया, बिटुमन बाइंडर आ गया, टार आ गया। ठीक है, तो ये सारे बाइंडर्स हैं, इनके बारे में हम आगे देखेंगे कि सीमेंट क्या होता है, बिटुमन क्या होता है, टार बाइंडर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पीछे बात की थी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बाइंडर्स हैं। तो फर्स्ट टाइप के बाइंडर की हम बात करते हैं, वो है सीमेंट बाइंडर। ठीक है, दैट मीन्स सीमेंट मोटार बाइंडर। ठीक है, सीमेंट मोटार, सीमेंट मोटार और सीमेंट स्लरी हम बोल सकते हैं। सीमेंट मोटार का मतलब होता है जिसमें सीमेंट रहता है, ठीक है, प्लस वाटर रहता है, उसको हम बोलते हैं सीमेंट मोटर, सीमेंट प्लस वाटर को। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीमेंट मोटर, सॉरी, इसको सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर, सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर, उसको हम बोलते हैं सीमेंट मोटार। ठीक है, तो ये जो सीमेंट मोटार यूज होती है एज ए बाइंडर यूज होती है इन सीमेंट बॉन्ड मकाडम रोड्स में। ठीक है, सीमेंट बॉन्ड मकाडम रोड्स में ये जो सीमेंट मोटार है एज ए बाइंडर का काम करती है। ठीक है, बाइंडर का मतलब होता है जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो इसमें हम बात करें जो सीमेंट रहता है वो मेन इंग्रेडिएंट रहता है। मेन इंग्रेडिएंट का मतलब होता है सीमेंट के बगैर जो सीमेंट की रोड हम बनाएंगे तो उसमें अगर सीमेंट नहीं डालेंगे तो उसमें बाइंडिंग नहीं होगी और हमारे पास रोड तैयार नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी कंक्रीट की रोड बनती है वो इससे ही बनती है। ठीक है, सीमेंट मोटार से। सेकंड हमारे पास है बिटुमन एंड टार। ठीक है, बिटुमन एंड टार की बात करें तो बिटुमन एंड टार क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज बाइंडर है। ये भी क्या है, बिटुमिनस बाइंडर है हमारे पास। ठीक है, बिटुमन एंड टार, ठीक है, जो हम यूज करते हैं रोड के कंस्ट्रक्शन में। जैसे कि हम बात करें रोड की ब्लैक टॉप करनी हो हमने, यानी टॉप जो रोड पे आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक कलर का जो डाला होता है उसको ही हम बोलते हैं बिटुमन। ठीक है, या फिर हम बिटुमिनस रोड्स उसको बोलेंगे। ठीक है, एंड जो बाइंडर है वो क्या है, बाइंडर मतलब जोड़ना, जैसे कि हमने पीछे ही बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पे बिटुमिनस मटेरियल यहाँ पे यूज होता है, बिटुमन एंड टार बाइंडिंग में बिटुमिनस मटेरियल यूज होता है एज ए बाइंडिंग एजेंट। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो है फंक्शन ऑफ बाइंडर्स। ठीक है, तो बाइंडर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या काम करता है बाइंडर्स का। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मेन फंक्शन है बाइंडर्स का वो है बाइंडिंग करना, मतलब जोड़ना। ठीक है, तो इसके अलावा हम फंक्शन देख लेते हैं बाइंडर के क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम इसकी बात करें, इट एक्ट्स एज ए कुशन फॉर द रोड सरफेस। ठीक है, जो कुशन है, कुशन मतलब जैसे शराना हमारे लिए काम करता है हमें सोने के लिए, वैसे ही ये एक्ट करता है एज ए कुशन फॉर द रोड सरफेस के लिए। एंड ऑब्जर्व्स द नीडिंग एंड एब्रेसिव एक्शन। ठीक है, वो जो नीडिंग और एब्रेसिव एक्शन जो होता है, जो भी व्हील उस पर चलते हैं, जो भी गाड़ी उस पर चलती है, तो वो जो एब्रेसिव एक्शन होता है तो वो उसको क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है।
कौन ऑब्जर्व करता है? बाइंडर ऑब्जर्व करता है, ठीक है। इट मेक्स द रोड सरफेस इम्पर्मिएबल, ठीक है। तो ये भी क्या एक इसका काम है, फंक्शन है कि रोड सरफेस जो है उसको इम्पर्मिएबल बना देता है। दैट मीन्स इट सील्स द सरफेस अगेंस्ट इनग्रेस ऑफ वाटर, मतलब उसमें पानी ना जाए वो उसको सील कर देता है, बाइंडर सील करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इट एक्ट्स एज ए बाइंडिंग एजेंट, जैसे कि हमने पीछे बात की, इट एक्ट्स एज ए बाइंडिंग एजेंट। बाइंडिंग एजेंट का मतलब होता है कि ये बाइंड करता है बहुत सारे पार्टिकल्स को, बहुत सारे पार्टिकल्स है उसको बाइंड करता है, जैसे कि हमने बात की थी पीछे, एग्रीगेट्स को बाइंड करता है ये, ठीक है। एंड जो लास्ट पॉइंट है, इट मेक्स द रोड पेमेंट ड्यूरेबल, जो भी रोड पेमेंट है वो ड्यूरेबल हो जाती है, मतलब उसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। हम बात करें, इट रेसिस्ट द एक्शन ऑफ वेदरिंग एजेंसीज, जो भी वेदरिंग एजेंसीज हैं उसके एक्शन को ये रेसिस्ट करता है, मतलब वो उसके एक्शन से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि विंड आ जाए, ज्यादा धूप लग जाए, तो उससे इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिससे कि क्या हो जाता है, इसकी जो लाइफ है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ड्यूरेबिलिटी मतलब इसकी जो लाइफ है रोड पेमेंट की वो ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। आई होप आपको जो बाइंडर है उसके बारे में पता चल गया होगा, फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, कौन कौन से टाइप के पेमेंट हमारे पास होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सिंपली अगर हम पेमेंट की बात करें तो पेमेंट क्या होता है, हाईवे पेमेंट की बात करें तो वो क्या होता है, जो रोड हमारे पास होती है उसको ही हम पेमेंट बोलते हैं, मतलब पूरे रोड, जो भी रोड पे हमने एग्रीगेट डाले होते हैं, बाइंडर्स डाले होते हैं, सारा मिला के पेमेंट बनाता है, ठीक है। तो पेमेंट के कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, मेनली दो टाइप हैं पेमेंट के। फर्स्ट है फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड सेकंड है रिजिड पेमेंट। तो हमने पहले भी देखा है, इसकी डेफिनेशन देखी है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है और रिजिड पेमेंट क्या होता है। तो फिर से हम देख लेते हैं इसको, और इसको हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में, रिजिड पेमेंट के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में। फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल पेमेंट आर दोज पेमेंट्स विच रिफ्लेक्ट द डिफॉर्मेशन ऑफ सबग्रेड एंड द सब्सिक्वेंट लेयर ऑफ द सरफेस। जैसे कि हमने बोला था कि इसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन होती है किसकी, जो भी पेमेंट है उसकी डिफॉर्मेशन होती है, और जो भी सब्सिक्वेंट लेयर है उसकी डिफॉर्मेशन होती है। जैसे कि हम बात करें, इसमें एग्जांपल की बात करें फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में, तो इसमें आ गई बिटुमिनस पेमेंट्स, ठीक है, बिटुमन पेमेंट्स, बिटुमन पेमेंट जो है हमारे पास फ्लेक्सिबल पेमेंट में आ जाती है, ठीक है। और जो रिजिड पेमेंट है इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है सीमेंट कंक्रीट रोड आ जाती है, सीमेंट कंक्रीट रोड जो है वो आ जाती है, इसमें सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है, वो आ जाती हैं रिजिड पेमेंट में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमने पेमेंट बनाई होती है, जैसे कि जो रोड बनाई होती है उसमें लेयर्स डाली होती है, एक लेयर दो लेयर, ठीक है। तो लोड पड़ने से क्या होती है, वो लेयर्स थोड़ी क्या करती हैं, डिफॉर्म हो जाती है, मतलब थोड़ी थोड़ी बैठ जाती हैं, ठीक है। लेकिन रिजिड पेमेंट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हम रिजिड पेमेंट की भी बात कर लेते हैं, रिजिड पेमेंट क्या होता है। The rigid characteristic of the payment are associated with the rigidity or flexural strength। जो इसकी जो rigidity होती है या फिर flexural strength होती है, तो या फिर हम बोल सकते हैं स्लैब एक्शन जो होता है, सो द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वाइड एरिया, ठीक है। तो इसमें जो लोड पड़ता है वो वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि हम यहाँ पे पेमेंट बना दें तो इसमें जो लोड पड़ेगा, तो ये जो हमारे पास पेमेंट है ये नीचे नहीं बैठेगी, ये जो लोड है ये यहाँ से ट्रांसफर होगा पूरे एरिया में चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो लोड है वो क्या करेगा, लोड इस पे पड़ेगा और ये जगह जो है बैठ जाएगी, ठीक है। तो यही फर्क है फ्लेक्सिबल पेमेंट में और रिजिड पेमेंट में। फ्लेक्सिबल पेमेंट में मैंने आपको एग्जांपल बता दी बिटुमन पेमेंट, एंड रिजिड पेमेंट की एग्जांपल बता दी मैंने सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स, ठीक है। इसके बारे में हम आगे और भी चीजें डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होती है, रिजिड पेमेंट क्या होती है, ठीक है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये टर्म्स भी समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जैसे कि हमने बात की थी कि हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हम पहले फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं, ये हम देख लेते हैं। तो ये एक ऐसी तरीके की पेमेंट होती है जिसमें डिफॉर्मेशन होती है किसकी, सब ग्रेड की, ठीक है। सब ग्रेड की डिफॉर्मेशन होगी और जो सब्सिक्वेंट लेयर होंगी नीचे पड़ी हुई उनकी भी डिफॉर्मेशन होगी, ठीक है।
अच्छा, तो ये जो पेमेंट रहती है फ्लेक्सिबल रहती है। यूजुअली हम इसमें asphalt यूज करते हैं, ठीक है। asphalt पेमेंट इसमें आ जाती है फ्लेक्सिबल पेमेंट में। लेड विद नो रीइंफोर्समेंट, इसमें हम रीइंफोर्समेंट नहीं यूज करते, ठीक है। और विद ए स्पेशल फैब्रिक रीइंफोर्समेंट, अगर हम इसमें मोस्टली तो रीइंफोर्समेंट यूज नहीं करते इसमें, अगर हम यूज भी करेंगे तो फैब्रिक रीइंफोर्समेंट हम यूज करते हैं, ठीक है। दैट परमिट्स लिमिटेड फ्लो, ठीक है। इसकी अगर हम डिजाइन की बात करें, ठीक है, इसके डिजाइन की बात करें फ्लेक्सिबल पेमेंट की, तो ये डिजाइन जो होता है बेस्ड ऑन लोड डिस्ट्रीब्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। लोड डिस्ट्रीब्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे इसका डिजाइन होता है। जो हम ब्लैक टॉप करते हैं, ब्लैक टॉप पेमेंट इंक्लूडिंग वाटर एंड ग्रेवल बॉन्ड मकदम जो है इसमें आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे, ठीक है। जो भी बिटुमन है वो उसको हम ब्लैक टॉपिंग के लिए यूज करते हैं। ब्लैक टॉपिंग मतलब जो भी, जैसे हम रोड बनाते हैं उसके ऊपर जो हम ब्लैक कलर का जो हम डालते हैं एज ए बाइंडर यूज करते हैं, उसको ही हम ब्लैक टॉपिंग बोलते हैं। लो एंड नेग्लिजिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ, ठीक है। जो इसकी हम बात करें फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ रहती है वो कम रहती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट लेयर्स ट्रांसमिट द वर्टिकल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस टू द लोअर लेयर। जो भी ये फ्लेक्सिबल पेमेंट है ये क्या करती है, ये जितना भी वर्टिकल स्ट्रेसेस या फिर वर्टिकल जो लोड पड़ते हैं उसको ट्रांसफर करती है, नीचे की जो भी लेयर्स हैं उसमें ट्रांसफर करती है, ठीक है। एंड थ्रू कॉन्टेक्ट पॉइंट्स ऑफ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, जो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है उसके जो पॉइंट्स हैं उसके थ्रू, जैसे कि यहाँ पे पड़ा लोड ये ट्रांसफर करती है नीचे की लेयर्स में, और ये नीचे की लेयर जो है नीचे बैठ जाती है, ठीक है। तो वही प्रोसेस है, इसमें से पॉइंट्स जो है ज्यादा इंक्लूड किए हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि हमने बात की थी वर्टिकल स्ट्रेसेस इस पे पड़ती हैं, तो जो भी वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इस पे पड़ती हैं वो कहाँ पे मैक्सिमम होती है, जो जहाँ पे लोड पड़ता है, ठीक है। वो जो स्ट्रेसेस है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती हैं, जहाँ पे हमारे पास लोड पड़ता है, व्हील का लोड पड़ता है, जो भी पहिया होता है जहाँ पे लोड पड़ता है वहाँ पे हमारे पास वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होती है। जैसे कि ये लोड है, ये हमारे पास व्हीकल है, ये व्हीकल का पहिया है, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ पे होगी, यहाँ पे और यहाँ पे, जहाँ पे व्हीकल का जो व्हील है वहां पे, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, इक्वल टू द कांटेक्ट प्रेशर। जो कितना कांटेक्ट प्रेशर है जो यहाँ पे व्हील पड़ रहा है, इसका कांटेक्ट प्रेशर कितना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ड्यू टू द एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट द स्ट्रेस टू ए लार्ज एरिया इन द शेप ऑफ ट्रंकेटेड कोन, ठीक है। तो इसमें जो ट्रंकेटेड कोन की जो शेप है वो हम मोस्टली कंसीडर करते हैं, ठीक है। एंड जिससे कि हम डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं स्ट्रेसेस को लार्ज एरिया में। ट्रंकेटेड कोन क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर कोन बना दूं, ठीक है, तो इस तरीके की कोन होती है हमारे पास, इस तरीके की कोन हमारे पास होती है। इसको मैं अगर इस यहाँ से काटूं तो इस तरीके की ये कुछ कोन बन जाएगी, ये कुछ इस तरीके की कोन बन जाएगी, इस तरीके की, इसको हम बोलते हैं ट्रंकेटेड कोन, ठीक है। तो इसके जैसे शेप का हम अगर बना दें ये जो फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो ये इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं स्ट्रेसेस लार्ज एरिया में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाती है, स्ट्रेसेस डिक्रीज हो जाती हैं इन द लोअर लेयर में। जैसे कि मतलब यहाँ से अपर लेयर से स्ट्रेसेस पड़ेंगी, ठीक है, तो वो नीचे नीचे जाते जाते लोअर होती जाएंगी, और हमारे पास जो ये पेमेंट है वो नीचे नहीं बैठेगी, इसकी जो सेटलमेंट है वो ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो स्ट्रांगेस्ट लेयर होती है। जो टॉप लेयर जो होती है इसमें स्ट्रांगेस्ट लेयर होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेयर बना दी, ठीक है। जो ये टॉप लेयर है, ये टॉप लेयर है, ये क्या होती है, स्ट्रांग होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द अदर लेयर्स, ठीक है। हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इसमें रहती हैं, ठीक है। एंड द लोअर लेयर्स क्या करती हैं, हमारे पास लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस को लेती हैं, ठीक है। जैसे कि अपर जो लेयर होती है स्ट्रांग रहती है, लोअर लेयर जो रहती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं रहती, ठीक है। एंड हम बात करें, नो डायरेक्ट व्हीलिंग एक्शन ड्यू टू ट्रैफिक लोड, देयरफॉर द इंफीरियर मटेरियल कैन बी यूज्ड। तो इंफीरियर मटेरियल हम यूज कर सकते हैं लोअर लेयर में, ठीक है। जो भी लोअर लेयर है उसमें हम इंफीरियर मटेरियल यूज कर सकते हैं। ये लोअर लेयर है, इसमें हम यूज कर सकते हैं इंफीरियर मटेरियल, इंफीरियर मटेरियल। अगर हम ज्यादा इंफीरियर मटेरियल यूज करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा इंफीरियर भी नहीं यूज करना, मतलब थोड़ा सा हल्का मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। हल्का यूज करेंगे तो उसकी कास्ट क्या होगी, लेस कास्ट होगी, जिससे हमें जो ओवरऑल कास्ट जो है उसमें हमें बचाव हो जाएगा,
ठीक है। और जो अपर लेयर होगी उसमें हमें सुपीरियर मटेरियल यूज करना पड़ेगा, सुपीरियर मटेरियल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है मैक्सिमम स्ट्रेसेस को कौन बियर करता है, ये अपर वाली लेयर, ठीक है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स भी समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें टॉपिक है हम फ्लेक्सिबल पेमेंट का ही टॉपिक देख रहे थे। तो इसमें हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बिटुमन का यूज करते हैं, बिटुमन इसकी एग्जांपल है। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें बिटुमन भी हमारे पास जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहता है, ठीक है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री। वो कौन कौन से केसेस हैं, जैसे कि हम बात करें समर की, ठीक है, समर सीजन की बात करें जिसमें कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है किसी एरिया में, तो उस एरिया में क्या हो जाता है, बिटुमन सॉफ्ट हो जाता है, मतलब वो जो है सॉफ्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से फेलियर आ जाता है पेमेंट में। ब्लीडिंग होता है जो भी हम बोल सकते हैं जो लिक्विड मटेरियल है वो सेपरेट हो जाना, उसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं, और उसको सेग्रीगेशन भी वही बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जिसकी वजह से पेमेंट फेलियर आ सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें विंटर सीजन की, तो विंटर सीजन में क्या होता है, लो टेम्परेचर होने की वजह से हमारे पास जो बिटुमन है वो ब्रिटल हो जाता है, मतलब सख्त हो जाता है, सख्त हो जाता है, मतलब वो हमारे पास जल्दी ही टूट जा सकता है, ठीक है। एंड अनइवननेस हमारे पास वहां पे प्रोड्यूस हो सकती है, और जो पेमेंट है वो फिर से अनसूटेबल हो जाती है हमारे यूज करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें रेनी सीजन की, तो रेनी सीजन में क्या होगा, जो वाटर जो है वो पेमेंट के अंदर एंटर कर जाएगा, जिससे कि हमारे पास जो पाथ होल्स हैं, या फिर समटाइम जो टोटल रिमूवल ऑफ बिटुमन लेयर जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो। जैसे कि मान लेते हैं ये पेवमेंट है, ठीक है, रेनी सीजन में क्या होगा, इसमें पेवमेंट में पानी चले जाएगा अंदर, ठीक है। पानी चले जाने से यहाँ पे होल्स बन जाएंगे, ठीक है। होल्स नहीं बनेंगे, कभी कभी क्या हो जाता है, ये लेयर पूरी उखड़ जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद हार्ड पॉइंट की बात करें, जैसे कि हम हिली एरियाज की बात करें, तो जहाँ पे हमारे पास सब जीरो टेम्परेचर रहता है, मतलब जीरो से भी कम टेम्परेचर रहता है, जहाँ पे फ्रीजिंग एंड थाविंग एक्शन होता है। फ्रीजिंग एंड थाविंग एक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये पहाड़ी एरिया है, इसमें बर्फ पड़ गई, जैसे कि ये जो है ये कोई एरिया है, फ्रीज हो गया बर्फ की वजह से, जैसे ही धूप निकली फिर ये जो था इसकी बर्फ की जो फिर से पानी बन गया, फिर से बर्फ बन गई, फिर से पानी बन गया, तो ये इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग एंड थाविंग ऑप्शन, थाविंग, ठीक है। तो फ्रीजिंग एंड थाविंग से क्या हो जाता है, जो भी ये है इसकी वॉल्यूम पहले क्या करती है, कंट्रैक्ट करती है, मतलब श्रिंक करती है, फिर एक्सपैंड करती है। इसी कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन से क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है पेमेंट में, फेलियर आ जाता है किसमें, पेमेंट में फेलियर आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा था फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम आगे देखेंगे जो हमारे पास जो थी डिजिट पेमेंट थी उसके बारे में देखेंगे। आई होप आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में हर एक चीज के बारे में पता चल गया होगा, फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है डिजिट पेमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमने देख लिया, फिर भी हम और पॉइंट भी यहाँ पे देख लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो डिजिट पॉइंट इसमें पेमेंट में हमने देखा था एसोसिएटेड विद रिजिडिटी एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, या फिर हम बोल सकते हैं स्लैब एक्शन इसमें होता है, ठीक है। एंड द लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर ए लार्ज एरिया, ठीक है। मतलब स्लैब एक्शन का मतलब होता है, जैसे कि आपको पता है कि स्लैब की बहुत सारी आपके पास ये होती है, विड्थ होती है, ठीक है। तो ये जो इसमें भी लोड जो स्लैब में डिस्ट्रीब्यूट होता है लार्ज एरिया में होता है, ऐसे ही इसमें भी डिजिट पेमेंट में भी ऐसा ही होता है कि जो लोड पड़ेगा वो पूरे एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। एंड जो ये हम डालते हैं डिजिट पेमेंट विद रीइंफोर्समेंट, मतलब स्टील रीइंफोर्समेंट में हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिजिट पेमेंट में, ठीक है। और ये जो बनी होती है जो स्टील पेमेंट जो हम डालते हैं, डिजिट पेमेंट जो डालते हैं वो सीमेंट कंक्रीट की होती है। आइदर हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट भी यूज करते हैं, और रीइंफोर्स भी हम यूज कर सकते हैं, और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट भी हम यूज कर सकते हैं। प्लेन सीमेंट कंक्रीट का मतलब हो गया सिंपली हमारे पास जो है सीमेंट है, प्लस सैंड है, प्लस जो हमारे पास जो एग्रीगेट है, ठीक है, प्लस हमारे पास जो है वाटर है, वो आ गया सिंपल प्लेन सीमेंट कंक्रीट आ गया। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की बात करें तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे रीइंफोर्सिंग मटेरियल, हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट आ गया, उसमें पहले से ही स्ट्रेसेस को इंड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ये अलग से टॉपिक है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल कंडीशन ऑफ स्ट्रेस इन द रिजिड पेवमेंट इज द मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस अकरिंग इन द स्लैब। जो मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस अकर करती है स्लैब में वो होती है क्रिटिकल कंडीशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। ड्यू टू किसकी वजह से, व्हील लोड एंड द टेम्परेचर चेंजेस। जो व्हील लोड है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसकी वजह से हमारे पास स्ट्रेसेस इसमें एक्ट करती हैं, ठीक है। एंड इसमें हम बात करें डिजाइन एंड एनालाइज बाय यूजिंग द इलास्टिक थ्योरी। जो इलास्टिक थ्योरी है उससे हम इसको डिजाइन और एनालाइज कर सकते हैं रिजिड पेवमेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ रिजिड पेवमेंट, ठीक है। तो हमने रिजिड पेवमेंट के बारे में भी देख लिया, अब हम इसकी एडवांटेजेस देखेंगे कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है, इसकी जो लाइफ है वो ज्यादा रहती है, मतलब 30 साल से ज्यादा इसकी लाइफ रहती है, ठीक है। और हम बात करें फ्लेक्सिबल पेमेंट की तो उसकी 5 से 10 साल ही लाइफ रहती है फ्लेक्सिबल पेमेंट की। रिजिड पेमेंट की 30 साल से ज्यादा रहती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें एडवांटेज की, लॉन्ग रन, ठीक है। लॉन्ग रन एंड हाफ द कास्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। जो भी इसकी कास्ट है इंस्टॉलेशन की एंड मेंटेनेंस की वो फ्लेक्सिबल पेमेंट से कम रहती है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ रहती है। एंड जो इनिशियल कास्ट, जैसे कि इनिशियल कास्ट की अगर हम बात करें तो इनिशियल कास्ट थोड़ी सी इसकी हाई रहती है, लेकिन जो ओवरऑल कास्ट है वो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उससे कम रहती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एबिलिटी टू ब्रिज स्मॉल इम्परफेक्शन। जो भी स्मॉल इम्परफेक्शंस है उसको हम ब्रिज आउट कर सकते हैं इसमें जो रिजिड पेमेंट में, ठीक है। और जो इसकी मेंटेनेंस कास्ट है वो भी लेस है, मतलब जब हमने रोड बना ली उसके बाद भी हमें रोड मेंटेन रखनी होती है तो उसमें हमें लेस कास्ट इसमें लगती है। और जो कंटिन्यूअस ट्रैफिक एंड फ्लो के लिए जो इसमें रहता है, देन हाई एफिशिएंसी, इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी हाई रहती है इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की अपडेट मिल सके। थैंक यू।